बात करते हैं भारत के इलेक्शंस की। 19 अप्रैल से 1 जून तक भारत में इंतखाबात हो रहे हैं और ये इंतखाबात 7 मरहलों में होंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी वजीर आजम बनने के लिए पुरुमीद हैं। ये इलेक्शंस क्या रुख ऐसा है कि जो कि लेंगे और भारत को किस रास्ते पर लेकर जाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। AK मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिश्रा साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। AK मिश्रा साहब, ये बताएं कि सबसे पहले तो जो पहला आर्टिकल जब कल हम इंडियन इलेक्शंस के हवाले से मैं सर्च कर रही थी और पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो पहली चीज जो मुझे नजर आई वो थी विल दीज इलेक्शंस बी फ्री एंड फेयर। इसके हवाले से पाकिस्तान में तो खैर EVM नहीं है, लेकिन इंडिया जो है बड़े अरसे से EVM मशीन्स के थ्रू अपने इंतखाबात कराता है। EVM मशीन्स के हवाले से वहां पर तशवीश पाई जा रही है? नहीं, देखिए मोहतरमा, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, इस तरीके के आरोप नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में लगते रहते हैं कि यहाँ पे जो इंतखाबात है, जो इलेक्शंस है, वोटिंग है, वो रिग्ड किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए या ट्रायल किया गया, चैलेंज किया गया। जिन लोगों ने ये बोला कि रिगिंग या कुछ हेरा फेरी यहाँ पे पॉसिबल है, तो उनको चैलेंज किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने किया कि ये EVM रखी है, आप आकर के यहाँ पे दिखाइए, लोगों को, पब्लिक को दिखाइए। कोई नहीं आया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताऊं कि अगर वन साइडेड EVM वगैरह में कुछ फिटिंग होती है तो बहुत सारे बम्पर वोटों से विपक्ष के भी जो प्रत्याशी होते हैं, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, कर्नाटका में अपोजिशन जीती है, कांग्रेस जीती है, हिमाचल में जीती है। अभी फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है, तो एक मीडिया का ऐसा धड़ा, वो ये बोल रहा है कि भाई अपोजिशन जीतने वाली है, ऐसा उन लोगों को लग रहा है। अगर EVM खराब है तो इस तरह की न्यूज नहीं आनी चाहिए कि अपोजिशन जीतने वाली है या बीजेपी के लिए सिचुएशन टफ हो रही है। तो ये रूमर्स है, वी डोंट फोकस ओवर दिस। सैकड़ों इलेक्शंस हुए हैं जब से EVM इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर रिगिंग होती, कोई हेरा फेरी होती, तो कहीं ना कहीं ये चीज पकड़ में आ जाती। इतने लॉन्ग ईयर्स के लिए ये चीज कंटिन्यू नहीं हो सकती है सर। सही। अच्छा, ये बताइए कि जो पहला मरहला है उसके हवाले से आप हमें क्या बता सकते हैं, क्या उसका ट्रेंड रहा? देखिए, वोटिंग जिस दिन थी 19 अप्रैल को, तो शाम को 6-7 बजे तक या उस दिन रात को 10 बजे तक जो भी खबरें आई, जो भी एनालिस्ट बैठे हुए थे, वो एक्चुअली वोटिंग का एग्जैक्ट डाटा या क्लियर कट डाटा आया नहीं था। ठीक है। वोटिंग कितने % हुई, ये सारा डाटा कल शाम तक आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर्स बहुत लेंदी होता है, क्योंकि वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है डाटा भी डिले से देता है। तो उस वक्त जो लोगों ने एनालिसिस की, एक इस तरीके से ये लगा कि हाँ भाई, यहाँ पे जो है बीजेपी जो है थोड़ा टफ फाइट है बीजेपी के लिए। लेकिन अभी देखें, अभी जब फाइनल फिगर्स हमारे पास आ गए हैं तो 65% की वोटिंग है। पिछले साल इन सीटों पे 102 सीटों पे जो वोटिंग थी, वो लगभग 69 यानी 70% के आसपास थी। तो 4%, लगभग 4.5% वोटिंग कम हुई है। तो 4.5% वोटिंग कम होने का मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन कम हो गया या इलेक्शन वन साइडेड हो गया। तो बीजेपी या कांग्रेस किसी के लिए भी ये बोलना, हाँ, ये बोला जा सकता है कि थोड़ा सा वोटरों का रुझान फर्स्ट फेज में कम हो सकता है, लेकिन कंपटीशन कम हुआ या अगर किसी की पॉपुलैरिटी है, चाहे बीजेपी की पॉपुलैरिटी रही हो चाहे कांग्रेस की, वो कम हुआ है, मुझे वो नहीं लगता है कि यहाँ कोई ऐसी चीज है। मैं समझता हूँ कि स्पेशली मैं बोलूँ इसमें और आगे भी जो अभी होने वाले हैं 4 जून तक, जब तक फाइनल डाटा नहीं आएगा, तो बीजेपी की लीड रहेगी एंड देयर आर द सॉलिड रीजन। मैं सारी चीजों को नकार देता हूं। मैं बोलता हूं कि विपक्ष के हिसाब से, अपोजिशन के हिसाब से हर चीज सही है, लेकिन अगर आपका बेस बहुत मजबूत है, बीजेपी के पार्टी को आप देखें तो उनके कैडर है, उनके पास फैसिलिटीज है, एक लॉन्ग आइडियोलॉजी है, तो अगर आपका बेस मजबूत है तो उसको हिलाना रिजल्ट में कम ज्यादा हो सकता है। मे बी पॉसिबल कि बीजेपी जो है, जहां कोई बीजेपी का कैंडिडेट 4 लाख वोट से जीतता था, वो 1 लाख वोट से जीते। मार्जिन, विक्ट्री का मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि जो एज है वो बीजेपी का है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि बीजेपी जो है वो एज अ पार्टी स्ट्रांग है, उसकी एक कैडर है, उसके अंदर लेगेसी तो कांग्रेस की भी थी। कांग्रेस जाहिर है एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी जमात, सबसे पुरानी जमात कह लें उसको भारत की, और आज राहुल गांधी जो है वो किस हाल में है? हाँ, देखिए, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है। कांग्रेस अब जब बनी थी, आप देखिए आजादी के पहले A.O. ह्यूम ने जब स्थापना की थी, तो लगभग 100 साल 80 साल के बाद वो सत्ता में आए थे। मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे बने थे, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो कांग्रेस ने लगभग
60 साल तक जो है यहाँ पे राज किया, वो सत्ता में रहे, लेकिन कांग्रेस कमजोर भी हुई तो ग्रेजुअल हुई। देखिए, उतार और चढ़ाव दोनों ग्रेजुअल होता है, स्पेशली कोई पार्टी, कोई सिविलाइजेशन। तो कांग्रेस में कमी आनी आज के 30 साल 40 साल पहले से शुरू हुआ, जब रीजनल पार्टियां, जैसे बंगाल में देखेंगी तो सीपीआई, मार्क्सिस्ट पार्टियां, फिर यूपी में देखेंगी समाजवादी पार्टी और बसपा, बीएसपी, या फिर आप बिहार में देखेंगे तो वहां पे भी रीजनल पार्टियां, आरजेडी, साउथ में भी देखेंगे तो ये रीजनल पार्टियां भी ग्रेजुअल आई। यानी कि कांग्रेस विलिंगली अनविलिंगली, जैसे कांग्रेस ने ये पहले सोचा कि भाई चलो बंगाल हमारे हाथ से गया, कोई बात नहीं, सेंट्रल में या मोस्ट ऑफ द स्टेट में हम हैं। ये इनको लोगों को, केवल कांग्रेस को नहीं, किसी को भी पता नहीं चलता है। जैसे एक बीमारी होती है आपके शरीर में, धीरे से आती है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती है और आप इग्नोर करते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, और एक टाइम के बाद जाके वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि डॉक्टर भी। तो कांग्रेस के अंदर जो कमी आई 2010 में भी देखिए, ये सेंटर में थे, स्टेट में फोकस करना छोड़ दिया, माइक्रो लेवल पे इन्होंने फोकस करना छोड़ दिया और ये सेंट्रल पे चलते गए, और इनकी डिपेंडेंसी फिर मिली जुली सरकार में होने लगी कि कंबाइंड सरकार, सपोर्ट लेके सरकार बनाना। धीरे धीरे करके ये कमजोरी इतनी जबरदस्त हो गई कि अब उनको रिवाइव कर पाना मुश्किल हो रहा है। सही है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब जो बीजेपी है उसकी माइक्रो लेवल पे पॉलिसी क्या है? क्योंकि एक तरफ शाइनिंग इंडिया का इमेज है और एक तरफ जो है वो हमारे पास जो माइनॉरिटीज के लॉज हैं वो दोनों आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। नहीं, देखिए, मैं माइनॉरिटीज का मैं बहुत क्लियर कट आपको यहाँ पे दे दूं। यहाँ पे माइनॉरिटीज जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं। मोस्टली अगर माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर हाईलाइट ये किया जाता है कि माइनॉरिटी मींस मुस्लिम, मुस्लिम मींस माइनॉरिटी, ऐसा नहीं है। तो हम जब भी बात करेंगे तो माइनॉरिटी के जो और भी हैं, जैन वगैरह, उनके भी वोट है और उनकी भी इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, सोशल फैब्रिक में वो बहुत मजबूत तरीके से एक धागे की तरह वो है, वो बेस है। देखिए, माइनॉरिटी हो या कुछ भी हो, या कई कंपोनेंट, तो वोटर्स के कंपोनेंट अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो कई कंपोनेंट और कई ग्रुप्स बनते हैं। किसानों का बन जाएगा शायद एक, हाँ नहीं, किसानों का अलग जाएगा, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग। अगर आप एज वाइज बनाएंगे तो यंगस्टर 18 से 25 साल का अलग जाएगा, वोटर साइकोलॉजी के हिसाब से, वृद्ध लोगों का, एजेड लोगों का अलग जाएगा। तो क्लासिफिकेशन के कई पैरामीटर हैं वोटर्स के। तो अगर हम सारे पैरामीटर को देखें, चाहे बिहेवियर पे देखें या मुद्दों के ऊपर पैरामीटर करके देखें, 2014 में भी चुनौतियां यही थी। देखिए, भारत में जो चुनौती है अभी इलेक्शंस के लिए, वेस्टर्न इलेक्शन के पैटर्न से हमें नहीं देखना चाहिए। वहां चैलेंजेस अलग हैं, वहां मुद्दे अलग होते हैं। आप अमेरिका में इलेक्शन देखिए तो वहां, हाँ, अमेरिका में आप देखिए जब बुश थे तो इराक का युद्ध मुद्दा था। आज की डेट में ईरान और इन सब चीजों को वहां पे नेशनल मुद्दा बन जाता है। यहाँ पे मुद्दे सेम है, यहाँ पे मुद्दे डेवलपमेंट के हैं, रोटी कपड़ा मकान के हैं, बेसिक फैसिलिटीज के होते हैं, और वो मुद्दे सारी पार्टियों के लिए कॉमन होते हैं। 2014 में भी यही मुद्दे थे कि इकोनॉमी डेवलप करना है, हर आदमी को मजबूत करना है। उसी मुद्दे के बेसिस पे जो है ये बीजेपी वाले कांग्रेस की इस्टेब्लिश गवर्नमेंट को हरा करके आए थे। 2019 में भी जीते। 2024 तक, 2014 से 2024 तक बहुत सारे स्टेट में भी इलेक्शंस हुए और वहां पे भी मुद्दे ऑलमोस्ट घूम फिर के जो बंच होता है मुद्दों का वो सेम था। वहां पे भी ज्यादातर जगहों पे इनकी विक्ट्री मिली। मैं इसीलिए बोलता हूं, देखिए, चैलेंज कितना भी टफ हो, लेकिन आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर फैसिलिटी है उस चैलेंज को मैनेज करने के लिए, तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर पढ़ाई आपने अच्छी की है तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा भी आए, बच्चा या स्टूडेंट उसको सॉल्व कर ही लेता है एक लेवल तक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब ये आम आदमी पार्टी क्या कुछ सॉल्व कर पाएगी इस बार या नहीं? क्योंकि केजरीवाल साहब के हवाले से तो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कि उनको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, उनके तो तिहाड़ जेल के बाहर लोग खड़े हुए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी कहाँ है? नहीं, देखिए, केजरीवाल साहब का अगर ये आरोप है कि उनको इंसुलिन नहीं मिल रहा है तो ये गलत चीज है। जेल में भी मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर्स की पूरी विंग होती है और वो तो हाई प्रोफाइल है, एक सीएम है, तो उनका बहुत स्पेशल फोकस किया जाता है, बार बार विजिट करना, पूछना, हर चीजें। दूसरी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत ज्यादा मुद्दा इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि ठीक है, आम आदमी पार्टी बाहर तो अभी एक्टिव है ना। उनकी वाइफ ने अभी रांची में पूरा जो है कैंपेन किया, एक साथ लंबा चौड़ा भाषण दिया। आम आदमी पार्टी का क्या है, ये एक रीजनल पार्टी है, दिल्ली तक लिमिटेड रह गई। हाँ, दिल्ली तक लिमिटेड रह गई।
देखिए पैन इंडिया अगर देखा जाए दिल्ली से, तो आप ये मान के चलिए 2,500-3 हजार किलोमीटर तक आपका मैसेज पहुंचते पहुंचते बहुत वीक हो जाता है या नहीं पहुंचता है। तो पैन इंडिया अगर कवरेज करनी है तो उस तरीके के रिसोर्सेज, उतना स्ट्रॉन्ग बेस आपका होना चाहिए, आपके वर्कर्स, आपके कारकुन होने चाहिए, जो आप लोग उर्दू में बोलते हैं। वो चीजें है नहीं। केवल हवा हवाई कर देने से मैसेज पहुंच सकता है, सेंटिमेंट्स कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो वोट में ट्रांसफॉर्म हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर में घूम करके कोशिश की, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिला। ये चैलेंज रीजनल पार्टियों के लिए होता है। आप देखिए यूपी में सबसे स्ट्रॉन्ग 2 रीजनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी और बसपा, मायावती जी की। ये इतने दिन हो गए, लगभग 20-25 साल 30 साल हो गए, लेकिन ये यूपी से बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं हैं, मल्टीकल्चरल। बगल में राजस्थान है, लेकिन वहां का वोटर का टेस्ट अलग हो सकता है, यूपी का अलग हो सकता है, लेकिन राजस्थान में ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, जबकि 30-40 साल हो गए। तो रीजनल पार्टियों का अपना दायरा, अपना लिमिटेशंस है। साउथ की पार्टियां नॉर्थ में नहीं कर पाई, नेशनल पार्टियों का अपना दायरा होता है। तो नेशनल लेवल पे इन्फ्लुएंस डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ईयर्स बैक आपको वहां पे खपाना पड़ता है, अपने विंग्स, अपने कारकुन, अपने ऑफिसेज, ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, तभी जाके रिजल्ट्स आते हैं। तो अब जो नेक्स्ट मरहला है वो क्या है और कहाँ होगा? नहीं, नेक्स्ट मरहला के लिए भी लगभग 80 सीटों पे है। ये कमिंग अभी मेरे ख्याल से 26 अप्रैल को है, और वो भी बहुत, अभी देखिए इलेक्शन कमीशन यहाँ मैनेज कैसे करता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में किसी एक स्टेट को कर ले, सेंसिटिविटी बेस्ड वो सीट्स को बांटता है। तो जो ज्यादा सीट सेंसिटिव है, जैसे एक दिन में कभी 102 सीटों पे वोटिंग हो गई, तो मतलब इलेक्शन कमीशन ने समझा कि उनके पास सेफ्टी, पुलिस वगैरह की फोर्सेस है, वो मैनेज कर सकते हैं। अगर ज्यादा टफ सिचुएशन है, रिगिंग वगैरह ना हो, ये चीजें ना हो, और मतलब कोई वायलेंस वगैरह ना हो, तो वो सीटें कम भी कर सकती हैं, क्योंकि कुछ टाउन्स या कुछ सीटें ऐसी होती है जहां पे वोटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, माहौल बहुत सेंसिटिव होता है, तो नंबर ऑफ सीट्स कम हो सकता है। और अब की बार इसीलिए 7 स्टेप्स में, 7 फेजेस में इलेक्शंस को बांटा गया है। ये सबसे लंबा इलेक्शंस है भारतीय इतिहास में, और वो इसलिए किया गया है कि ताकि इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो और पीसफुल हो, बिकॉज ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड। हम एक नजीर भी प्रस्तुत करेंगे, हम एक नजीर भी अब की बार पूरे दुनिया को देना चाहते हैं, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस को कैसे मैनेज। यू इमेजिन 90 करोड़ यहाँ पे वोटर्स हैं, 90 करोड़ तो पूरे यूरोप की पॉपुलेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पूरी पॉपुलेशन के साथ किस तरीके से मैनेज होता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी है जी। थैंक यू जी। AK मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंडियन इलेक्शंस के हवाले से उनसे बात हो रही थी।